वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, रोजाना सुबह 7 बजे 20 मिनट का ये शो 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता है। इस शो में यदि आप जुड़ते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है। जो आपने थ्योरी क्लासेस के दौरान बातें पढ़ी हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं, वो फिर से एक बार आपका रिवाइज होता है। तो ज़रूर जुड़िए, अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी करिए। ये एक ऐसा सत्र है जो पॉलिटी के सरगर्भित अप्रोच के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए ज़रूरी है। मेरी दो तरह की क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर फ्री। एक तो सुबह 7 बजे ये 20 मिनट शो चलता है जिसमें मैं सारी बातें आपको बताता हूँ जो आप थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़े हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं और प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत शो चलता है, लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है जिसमें पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, वो भी फ्री में। पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी प्री के लेवल की। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे लगातार तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी। पुरानी जो क्लासेज हैं पुरानी क्लासेस जाकर देख लीजिए इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। जब आप जाएंगे तो लक्ष्मीकांत के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लक्ष्मीकांत की पुरानी क्लासेस दी गई हैं। और 20 मिनट शो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 20 मिनट शो की पुरानी क्लासेस दी गई हैं। तो जाकर पुरानी क्लासेस देखिए। अगर आप पुरानी क्लास देखते हैं तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको बचा रह जाएगा, सारा का सारा आपका तैयार होगा, ये मेरा दावा है। चलिए, तो शुरू करते हैं भैया। देखिए, पहला सवाल आपका लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 112 चार्ज एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, यानी बजट में जो ये भारित व्यय होता है उसमें क्या शामिल होता है। सीएजी के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, यानी राज्यों को दिया जाने वाला जो ग्रांट है वो शामिल होता है। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल समझ ही में नहीं आ रहा होगा, तो सवाल समझने के लिए भी आपको व्याख्या समझनी होगी थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, पहली बात तो समझिए, भारत देश में जो सबसे प्रमुख फंड होता है उसका नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे आप कहते हैं भारत की संचित निधि। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज योर भारत की संचित निधि। मेरे भाई, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसी निधि है जिसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो आपका होता है जिसे आप कहते हैं नॉर्मल एक्सपेंडिचर। नॉर्मल एक्सपेंडिचर यानी सामान्य खर्चा। ठीक है, सामान्य खर्चा जैसे राज बजट में अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिमांड की गई उस डिमांड को इसमें रखना नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। राज्यों को कोई अनुदान दिया जा रहा है वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। अलग अलग विभाग को पैसा दिया जा रहा है वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्या नॉर्मल एक्सपेंडिचर को बजट में शामिल किया जाता है, वोट किया जाता है, चर्चा की जाती है? जी हाँ, नॉर्मल एक्सपेंडिचर बजट में शामिल होते हैं। इस पर वोटिंग होती है, इस पर चर्चा होती है और इन खर्चों को कम भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, संचित निधि का एक खर्च ऐसा होता है जिसे आप कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय। मेरे भाइयों, चार्ज एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय। भारित व्यय एक ऐसा व्यय होता है, यानी चार्ज एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है कि इस खर्चे पर सदन को वोटिंग राइट नहीं है, सदन को वोट करने का अधिकार नहीं है। अब सदन को जब वोट करने का अधिकार नहीं है तो सदन इसे कम नहीं कर सकता। डिस्कस होता है, बजट में शामिल होता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। वोट करने का अधिकार नहीं है तो ऐसे खर्चे कम नहीं हो सकते। तो कौन से खर्चे हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं? ऐसा पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। फिर से सुनिएगा, ऐसा पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट के खर्चे, सुप्रीम कोर्ट के जजन के वेतन भत्ते, सीएजी के वेतन भत्ते। अगर सुप्रीम कोर्ट के खर्चे को नॉर्मल में डाल दिया जाएगा तो जब चाहेंगे तब उसे कम कर लेंगे, कम कर लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट बायस्ड हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे पद या ऐसी संस्थाएं जिसकी स्वतंत्रता को इंश्योर करना होता है, जिसकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करना होता है, उनके खर्चों को कहाँ डाल दिया जाता है? उनके खर्चों को भारित व्यय में डाल दिया जाता है, यानी उनके खर्चों को चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल दिया जाता है। क्लियर बात?
तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 112 के तहत आवेशित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय, ठीक है। आवेशित नहीं लिखना चाहिए, इसे लिखना चाहिए क्या, भारित व्यय। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। भारित व्यय में क्या क्या सम्मिलित है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या सम्मिलित होता है, सीएजी के वेतन क्या भारित व्यय में आते हैं, भारत की संचित निधि के, यस। जजेस की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के भारित व्यय में, यस। राज्यों को अनुदान, ये भारित व्यय में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आर्टिकल 250 अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी क्या राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। हिंदी में सुन लीजिए, नहीं लिखा है। 250 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। कब देता है, ये आपको सवाल का जवाब देना है। तो देखो यहां पर जरा समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में यदि आप देखेंगे तो 3 विषय हैं। एक यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट यानी संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ का यानी संसद का है। अगला आपका स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य का है, राज्य सूची के विषय पर। और अगला है आपका क्या, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के जो ये सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है, सेंटर और स्टेट दोनों का है। तो यहाँ समझिए जरा, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर संघ कानून बना रही है, राज्य सूची पर राज्य बना रही है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना रही है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल करूं, क्या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जनरली सामान्यतः संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो आप जवाब देंगे नहीं। जनरली पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो क्या ऐसी कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेज हैं, ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो जी हाँ, ये 5 स्थितियां होती हैं, 249, 250, 252, 253 और 356। 356 है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 253 है किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 252 है दो या अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें यानी पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। 250 है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 352, नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 249 है यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा प्रस्ताव क्या करे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये 5 स्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो यहां पर अगर आप कहें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान बना सकती है, नहीं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान 352 के दौरान बना सकती है, और ये बात कहाँ है, 250 में मेंशन है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। चलिए आगे 252, अंडर आर्टिकल 252 पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट, यानी 2 या अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून बनाती है राज्य सूची के विषय पर। सच लॉ कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, ऐसा कानून केवल संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी ऐसा कानून सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, यानी केवल संसद के द्वारा ही ऐसा कानून संशोधित। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा कि
अनुच्छेद 252 एक विशेष परिस्थिति है। क्या विशेष परिस्थिति है? कि अगर दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो अगर संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया तो क्या वो सभी राज्यों में लागू होगा? सबसे पहला सवाल तो आपके लिए ये होना चाहिए। क्या वो सभी राज्यों में लागू होगा? नहीं, सभी राज्यों में लागू नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो कौन से राज्यों में लागू होगा? जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। दूसरी बात, कोई दूसरा राज्य यदि उसे अपने यहाँ लागू करना चाहे तो अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके दूसरा राज्य उसे अपने यहाँ लागू कर सकता है। पहले नहीं लागू होगा, लेकिन यदि दूसरा राज्य अपने यहाँ क्या पारित करे, अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करे, तो उसे अपने यहाँ दूसरा राज्य लागू कर सकता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, दो तीन बातें जो जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या राज्य विधानमंडल उसे निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं? तो नहीं भाई, राज्य विधानमंडल को उस पर संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून बनाती है विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, कोई कानून का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ, वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कानून केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल उसे संशोधित नहीं कर सकती है। किसी दूसरे राज्य चाहें तो अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके लागू कर सकते हैं, लेकिन संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 के तहत ये गठित है। इट इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह अस्थायी संवैधानिक निकाय है। तो देखिए 263 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 263 के तहत वो एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा निकाय है जो केंद्र राज्य के मध्य यानी सेंटर और स्टेट के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई जाती है। केंद्र और राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की भावना के लिए बनाई जाती है। सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देने के लिए, सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है। पहली बार सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में ये बना। अब देखो, संवैधानिक निकाय है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो प्रकार की होती है। एक जो परमानेंटली स्टेब्लिश्ड हो, जैसे सीएजी, अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी परमानेंटली स्टेब्लिश्ड है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका समय समय पर गठन होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन का गठन टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट करता है वित्त आयोग का 280 के तहत। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन भी समय समय पर हो सकता है। तो जिसे राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर गठित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अस्थायी संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसका गठन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल का कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा है वहां के प्रशासक यानी वहां के गवर्नर होंगे। जो यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर प्रशासक हैं, जहां पर सरकारें नहीं चलती हैं, तो वहां के प्रशासक शामिल होते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्यपाल, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर, ऐसे राज्य जहां विधानसभा है, और ऐसे राज्य जहां, माफ कीजिएगा, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभा है उसके चीफ मिनिस्टर, और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभा नहीं है उसके प्रशासक इसमें सम्मिलित होते हैं। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री भी इसमें, यूनियन कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। आईएससी की यह संरचना होती है इंटर स्टेट काउंसिल की। ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल का गठन समय समय पर किसके द्वारा किया जाता है? समय समय पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो लिखा हुआ है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 263, सही लिखा हुआ है। या अस्थाई संवैधानिक निकाय? नहीं भैया, अस्थाई नहीं है ये टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि अस्थाई संवैधानिक निकाय है, न कि ये अस्थाई संवैधानिक निकाय है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर बात?
देखो एक बात समझिएगा, अस्थाई अस्थाई संवैधानिक निकाय से रिलेटेड सवाल जनरली जो है पहले नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक। ओके। चलिए, तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। 4 सवालों के साथ 40 बातें आपने समझी होंगी। इसके साथ ही साथ मेरे भाइयों, यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, आरंभ। आरंभ मेरे भाई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरा का पूरा होलिस्टिक वे में प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए पढ़ाया जाता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री दिया जाता है। प्री और मेंस के लिए 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाते हैं। इस समय होली ऑफर भी चल रहा है जो कि 6 तारीख तक है। होली हंगामा ऑफर, ठीक है। ये जो होली हंगामा ऑफर है आपका, इसमें फ्लैट 55% यानी 55% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट आप तब अवेल कर पाएंगे जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे VL Live, ठीक है। एक बार इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका आरंभ 21 है, ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्री और मेंस का पूरा 1100 प्लस घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। मेंटरशिप दी जाएगी, 4 साल की वैलिडिटी दी जाएगी, करंट अफेयर मैगजीन दी जाएगी, किताबें आपके घर जाएंगी, एक फाउंडेशन बैच, एक प्री का बैच, एक एनसीईआरटी बैच, एक मेंस का बैच आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर देखिए स्क्रीन पर चल रहा है। नंबर है 92, स्क्रीन पर भी देखिए नंबर लिखा हुआ है आपका, 9289996923। यहाँ कॉल करिए। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है। मेरा नाम बताइए कि सर की क्लास में मैंने देखा था, इस कोर्स के बारे में मुझे जानकारी दे दीजिए। तो पूरी आपकी फ्री में काउंसलिंग मिलेगी, फ्री में पूरी की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कंप्लीट जानकारी जो भी आप जानना चाहते हैं सब जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। और यदि आप स्वयं से भी पढ़ना चाहते हैं पूरी की पूरी जानकारी स्वयं से, तो आप जाइए गूगल पे, लिखिए स्टडी IQ। यदि आप लिखेंगे तो यहाँ studiiq.com पर जाइए। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में आप सेलेक्ट करिए स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस आपने सेलेक्ट कर दिया। अब स्टेट पीसीएस सेलेक्ट करने के बाद आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए। यहाँ जाइए आरंभ 21 पे। आरंभ 21 पे आप गए तो 2 तरह के बैचेज आपको दिखाई पड़ेंगे, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड में क्या होता है कि आपको लाइव क्लास मिलती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यानी ये 5 फीचर गोल्ड में मिलते हैं। प्लेटिनम में ये 5 फीचर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ किताबें, एनसीईआरटी कोर्स, 5,000 प्लस एमसीक्यू कोर्स, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, प्री का एक क्रैश कोर्स, एक फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, ये एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलते हैं। किसमें? प्लेटिनम में। दोनों में ये डिफरेंस है। कंप्लीट प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, तो प्लेटिनम के साथ जाइए आप, ठीक है। और यदि आप सिर्फ सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तब आप गोल्ड के साथ जाइए। यहाँ डाउनलोड करके भी पूरी की पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ है, देखो आरंभ 21 का, इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जो फीचर है सारे के सारे फीचर, स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर आपको समझाए गए हैं, तो पूरा डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ वाई नाउ पे जाइए, मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए और यहाँ एक कोड लगाइए VL Live। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसके थ्रू आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।